नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं, विषयवार कर रहे हैं। आज मैं इंटरनेशनल रिलेशन के साथ आया हूं और ये लेक्चर दूसरा होने वाला है। और मंथ कौन सा होगा? मई 2023। ध्यान रखना है, यानी कि पिछले साल से ही कर रहे हैं। अप्रैल 2023 में पूरे एक महीने के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर के जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता था उसको लेकर के हमने पहले ही लेक्चर आपको ले लिया है। सारे बिंदु पर हमने चर्चा कर लिया, आपने देखा भी है, आपका रिस्पांस भी अच्छा है। अब आज के इस दूसरे लेक्चर में मई 2023 में इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर के जो भी महत्वपूर्ण मुद्दा रहा था, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो विस्तार से चर्चा करेंगे। आप ये बात समझ लीजिए कि अगर आपने जो हम पूरा ये सीरीज ला रहे हैं, आपने बस इतना तैयार कर लिया तो आप मान के चलिए कि यूपीएससी इससे बाहर प्रश्न आपसे नहीं पूछने वाली है, क्योंकि छोटे से छोटे टॉपिक को भी हम इसमें कवर कर रहे हैं, आपके समक्ष ला रहे हैं। चलिए अब सीधा चलते हैं पहले टॉपिक पर, और पहला टॉपिक है पोखरण परमाणु परीक्षण के 25 वर्ष पूरे हुए। ठीक है, और पोखरण परमाणु जो हुआ था उसके 25 वर्ष पूरे, यानी कि वो 11 मई को हुआ था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यह मुद्दा लाया गया है। भारत ने 11 मई 2023 को पोखरण परमाणु परीक्षण की 25वीं वर्षगांठ मनाई। तो आप जानते हैं कि भारत जो है एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है। ठीक है, और परमाणु संपन्न राष्ट्र के साथ साथ भारत एक बेहद जिम्मेदार राष्ट्र भी माना जाता है परमाणु नीति को लेकर के, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहला जो परीक्षण किया था भारत ने, यानी कि उसे पोखरण का पहला परीक्षण किया जाता है, पोखरण फर्स्ट आप कह सकते हैं, यह 18 मई 1974 को किया गया था और इसे भी पोखरण में ही किया गया था। इसका एक कोड नाम दिया गया, क्योंकि हम जब ये परीक्षण कर रहे हैं, आप समय देखिए 1974 का समय है। ठीक है, इस वक्त पूरी दुनिया हम पर नजर रखी हुई थी, भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे और खास करके उस वक्त यूएसए, आज हमारा यूएसए के साथ अच्छा संबंध है। ठीक है, मैत्री संबंध है, मतलब शत्रुता का संबंध नहीं है, मित्रता का है। लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं हुआ करता था। 70 और 80 के दौर में उस वक्त हम सोवियत संघ के कुछ ज्यादा करीब थे और अमेरिका जो था वो पाकिस्तान के कहीं न कहीं कहने पर चला करता था। भारत को लेकर के विदेश नीति उसी हिसाब से वो तैयार किया करता था। तो इसको लेकर के हम क्या करते थे, जिस तरह का भी ऑपरेशन हम करते थे ना, उसको कुछ कोड नेम दे दिया। आज भी आप देखेंगे आर्मी के द्वारा ऑपरेशन होता है या मिलिट्री के द्वारा कहीं भी ऑपरेशन होता है, कुछ वैज्ञानिक ऑपरेशन करते हैं, कुछ ना कुछ कोड नेम दे देते हैं। तो इसका कोड नेम दिया गया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा जानते हैं ना, आप बाजार में जाते होंगे तो एक स्माइलिंग बुद्धा की मूर्ति मिलती होगी जो एकदम थोड़ा सा हेल्दी किस्म का होगा और बैठा रहता होगा, स्माइल करता रहता होगा। चाइना का कॉन्सेप्ट ये आया था वहां से, तो स्माइलिंग बुद्धा वहां से निकला है। तो स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम दिया गया। और पोखरण 2 जब हुआ था, यह भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण था। यहां से जो है भारत अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र की घोषणा दुनिया के सामने करता है, यह बात समझना है। 11 मई 1998, मैंने पहले भी कहा था 11 मई 2023 को हमारा 25वां वर्षगांठ पूरा हुआ। तो वही बात कही जा रही है कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु बमों का सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद स्वयं को परमाणु हथियार रखने वाला देश भारत ने घोषित कर दिया। 13 मई 1998 को 2 और परमाणु बम का हमने परीक्षण किया था, पहले 3 और फिर 2। हम पूरी तरह से पुख्ता कर लेना चाहते थे, कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। इसके बाद भारत ने आगे परमाणु परीक्षण नहीं करने की घोषणा की। ठीक है, अब यहां पर समझ लीजिए, जिस तरह से इसमें कोड नेम दिया गया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, इसी तरह से पोखरण 2 को भी एक कोड नेम दिया गया था और इसे ऑपरेशन शक्ति कहा गया। ठीक है, भारत का परमाणु सिद्धांत क्या है, इसको लेकर के दुनिया भर में बातें की जाती है, यानी कि कहा जाता है NFU। NFU का कहने का मतलब है नो फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज। ध्यान रखिए, भारत, मैंने कहा कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र तो है, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकली चलता है, बहुत ही जिम्मेदारी वाला राष्ट्र है। इसलिए भारत कहता है कि हम परमाणु शक्ति संपन्न हैं, मेरे पास इतनी ताकत है कि दुश्मनों को पूरी तरह से हम नस्तानाबूद कर दे, लेकिन इसके बावजूद भी हम बहुत जिम्मेदार राष्ट्र हैं और हम ये दुनिया के समक्ष इस बात की घोषणा करते हैं कि हम सुपर पावर परमाणु शक्ति होने के बावजूद भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अपनाएंगे। अब नो फर्स्ट
फर्स्ट यूज पॉलिसी क्या हुआ? कहने का तात्पर्य है कि कोई भी देश के साथ हमारा यदि युद्ध हो जाता है, पाकिस्तान के साथ देखिए कई बार युद्ध हुआ आजादी के बाद, 1948 में ही पहली बार वो उसने उपद्रव किया, उसके बाद 1965 का युद्ध होता है, उसके बाद 71 का हो जाता है, फिर 99 का कारगिल युद्ध होता है, और उसके बाद वह छद्म युद्ध भारत के खिलाफ करता ही रहता है ना। कभी आतंकवाद प्रायोजित करते रहता है, कभी जो है वहां से फायरिंग करते रहता है सीमा पार से, तो ये सब चीजें होता रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने परमाणु शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, जो कि अपनी पॉलिसी के हिसाब से नो फर्स्ट यूज, इसने कहा कि हम कभी भी आगे बढ़ करके परमाणु हथियार नहीं चलाएंगे, चाहे कोई हमसे युद्ध ही करे, चाहे कोई हमारे खिलाफ कितनी भी साजिश करे, ठीक है, इसके बावजूद भी हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अब ध्यान देना है, भारत ने यह नहीं कहा कि हम कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। शब्द पे ध्यान दीजिए, अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है बहुत प्रैग्मेटिक होता है, बहुत व्यवहारिक चीजें हैं, इसको समझना है। इसने कहा हम ये नहीं कह रहे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कह रहे हैं कि पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि हम पे किसी ने इस्तेमाल किया तो ध्यान रखना है, तो पहले जो इस्तेमाल करेगा उसको तो हम रोकेंगे ही, उसको डैमेज करेंगे ही, और उसके बाद हम एटॉमिक बम का इस्तेमाल उस देश पर करेंगे, और इस तरह से करेंगे कि पूरी तरह से नस्ता नबूद कर देंगे। यह बात जो है यही कहा गया है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के तहत। मामला समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां पर एक बात आपको ध्यान देना है, यूपीएससी ने पिछले कुछ वर्षों में अपने प्रश्न पत्र में क्या किया है कि प्रश्न पे तो काम कर ही रही है, विकल्प पे बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर दिया है, और इसीलिए पिछले कुछ वर्षों का प्रश्न पत्र देखेंगे तो वह थोड़ा सा कठिन होता गया है अपेक्षाकृत, विगत वर्षों में आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक तरह का स्टेटमेंट लाया है कि स्टेटमेंट वगैरह तो दे दिया, कथन विचार करने दे दिया, और यहां यह नहीं पूछा आपसे कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं, यह पूछा, यह नहीं पूछा है कि कौन सा कथन सही है। जनरली क्या होता है, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है या गलत है यह पूछा जाता है, यहां कौन सा नहीं पूछा है। ध्यान देना है, कितने पूछा है, तो कितने का तात्पर्य हो गया कि यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू पर आपको जाना है कि एक कथन सही है कि दो कथन सही है कि तीन कथन सही है दिए गए में, ये आपको चुनना है। कौन सा नहीं है कि पहला सही है कि दूसरा सही है कि तीसरा सही है। ये थोड़ा रीजनिंग का यहां पर आपसे जो है काम करवाया है यूपीएससी ने, तो इसलिए मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया है कि इस तरह के विकल्प को आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। देखिए क्या कहता है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण में करने के पश्चात स्वयं को परमाणु संपन्न घोषित किया। अब यहां पर देखिए पहला परमाणु परीक्षण की बात की गई है। भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, यानी कि पोखरण फर्स्ट की बात की थी, तब भारत ने खुद को यहां पर समझिए परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित नहीं किया था। यह जो है पोखरण 2 में किया गया था। समझ में आ रहा है? ये जो कोड वर्ड इसका था इस ऑपरेशन का, ये स्माइलिंग बुद्धा था। स्माइलिंग बुद्धा में ये नहीं हुआ था, ऑपरेशन शक्ति में ये किया गया था। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है, यानी कि ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। भारत का परमाणु सिद्धांत नो फर्स्ट यूज नीति पर आधारित है, बिल्कुल ये सही है, हमने इसकी चर्चा की है। तीसरा, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण वर्ष 1998 में किया, जिसका कोड नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था। इसको ध्यान रखना है। दूसरा का मैंने पहले ही बताया कि ऑपरेशन शक्ति था, ना कि स्माइलिंग बुद्धा, तो यह भी गलत हो गया। तो आपसे पूछा गया है यहां पर कि कितने कथन सही हैं। आप यहां पर देख रहे हैं कि दो कथन तो गलत हो गया है, एक ही कथन सही है जो कि दूसरा वाला स्टेटमेंट है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहां पर आपको ये नहीं लगा देना है कि केवल दो, नहीं, कितने कथन। वो पूछता है ना कि कितने आदमी थे, गब्बर पूछता है ना, वही जब भी इस तरह के प्रश्न आ जाए तो गब्बर का डायलॉग याद रखना है कि सांबा कितने आदमी थे। तो यहां पर कितने जो स्टेटमेंट है सही है, तो केवल एक स्टेटमेंट सही है, और इसीलिए इसका विकल्प जो होगा ए होगा, केवल एक सही। यहां पर बी पे नहीं जाना है, दूसरा स्टेटमेंट की बात नहीं कहा गया है। ये मामला समझ में आ गया। बहुत सारे अभ्यर्थी इस तरह के प्रश्न को गलत करके आए, जबकि उनके पास सही जानकारी था, पूरी तरह से जानकारी था, उसके बावजूद भी यहां पर विकल्प को नहीं समझ पा रहे हैं और गलत कर रहे हैं। तो बहुत आपको आराम से इसे सॉल्व करने की आवश्यकता है। चलिए दूसरे बिंदु पर चलते हैं और संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन से तो यूं तो हम सब परिचित हैं ही, ठीक है। जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशन की बात करेंगे, वैश्विक मंच की बात करेंगे, तो सबसे पहले ही हम लोग यूएनओ की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा यूएनओ अपने किसी न किसी कार्य की वजह से चर्चा में बना रहता है, और यूपीएससी के
नजर ऐसे मुद्दों पर रहता है। चर्चा में क्यों है? ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 की बात की गई। पहले G8 हुआ करता था, लेकिन रसिया को इससे बाहर कर दिया गया, ठीक है। तो उसके बाद G7 ये फिर से हो गया। तो उसकी 49वीं बैठक जो है जापान के हिरोशिमा शहर में संपन्न हुआ। ये हिरोशिमा वही है जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटम बम का मार झेलना पड़ा था यूएसए से। भारत ने इस बैठक के दौरान संघर्षों को प्रभावी तरीके से रोकने की संयुक्त राष्ट्र की क्षमता पर सवाल उठाया था। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की क्षमता पर लगातार ही सवाल उठता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार देखा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विभिन्न कार्यों को कम करवाने में अच्छे से उत्तरदायी भूमिका नहीं निभा रही है। जैसे कि चीन को लेकर के कहा जाता है कि चीन जो है वैश्विक राजनीति को नहीं मानता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो कानूनी फैसला होता है या जो नियम कानून बनाए जाते हैं, चीन सरेआम उसकी अवहेलना करता है। इसके बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाता है। डब्ल्यूएचओ की बात करें, डब्ल्यूटीओ की बात करें, ठीक है, इसके अलावा आप सुरक्षा परिषद की बात करें, कई ऐसे मंचों पर कार्यक्रमों के जरिए देखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र जो है समय के साथ अपनी प्रासंगिकता फिर से खोता हुआ नजर आ रहा है और विश्व जो है वह गुटों में फिर से बढ़ता हुआ जा रहा है, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर भारत लगातार कह रहा है कि उसकी क्षमता पर हमें सवाल है और सुरक्षा परिषद को लेकर भी भारत लगातार कहता रहा है, ठीक है। तो यहां पर यह बातें की गई है। भारत ने इस संबंध में भी सवाल उठाए थे कि संयुक्त राष्ट्र अब तक आतंकवाद को परिभाषित क्यों नहीं कर पाया है। ये बात सही है कि संयुक्त राष्ट्र में अभी तक आतंकवाद को लेकर के पूरी दुनिया एक मत नहीं हो पाई है, जबकि पूरी दुनिया आज आतंकवाद से ग्रसित है। सिर्फ भारत ही नहीं है। एक समय था सिर्फ भारत था। भारत जब भी कहता था दुनिया के मंच पे जाकर के, तो बाकी देश कहते थे देखिए ये आपका आंतरिक मसला है, आपके यहाँ सुरक्षा इतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से इस तरह की घटनाएं हो जाती है। लेकिन जब से 26/11 का घटना हुआ यूएसए में, पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि आतंकवादी होते हैं, आतंकवाद की घटना क्या होता है। लेकिन बावजूद इसके पूरी दुनिया आज तक एक मुश्त होकर के आतंकवाद की परिभाषा नहीं डिफाइन कर पाई है कि किस तरह की घटना होगी तो हम इसे आतंकवादी कृत्य कर देंगे। राष्ट्र अपने अपने तौर पर कहता है, लेकिन यूएन कभी नहीं कहता है आज तक। आपने इस बात को देखा होगा, यूएन सिर्फ निंदा करके रह जाता है। यही बात भारत बार बार दोहराता है, क्योंकि भारत जो है लंबे समय से, आजादी के बाद से ही आतंकवाद से पीड़ित राष्ट्र रहा है। इसके साथ ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार की बात की है। यहां पर जब भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात आएगी तो आप सिक्योरिटी काउंसिल की चर्चा करना नहीं भूलिएगा, सुरक्षा परिषद की बात करना है। भारत चाहता है कि सुरक्षा परिषद में उसे क्या मिल जाए? अस्थायी सदस्यता मिल जाए। अस्थायी सदस्यता से क्या होगा? वीटो का पावर मिल जाएगा। यही भारत यहां पर चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका प्रमुख कार्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। क्योंकि विश्व युद्ध का मार हमने झेला, पूरी दुनिया ने झेला, उसके बाद इसकी जरूरत समझी गई। इसकी स्थापना जो है 1945 में की गई, मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है इस तरह की चीजें आया था समय। सदस्य जो है 193 देश हैं और भारत जो है इसका आप कह सकते हैं कि संस्थापक सदस्य ही रहा है, यानी कि 1945 से ही भारत इसका मेंबर रहा है। चलिए, उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता प्रदान करना, सतत विकास को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना, ये उद्देश्य हैं। और इन्हीं उद्देश्य को यदि ये पूरा करने में सफल नहीं हो पाता है, तभी ये कहा जाता है कि जो इसकी जिम्मेदारी थी यूएनओ की, उस जिम्मेदारी को पूरा करने में यह विफल हो रहा है। और विफल हो रहा है तो फिर इसमें किस चीज की जरूरत होगी? सुधार की जरूरत होगी। इसे तभी प्रासंगिक बनाए रखा जा सकता है। यही बातें कही गई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निभाई गई भूमिका, कुछ मुख्य बातों को हम देख लेते हैं। संधारणीय विकास लक्ष्य एसडीजी की बात की गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसको लेकर के यहां पर चर्चा किया गया। चूंकि इसकी चर्चा बहुत होती है तो मैंने सोचा कि चलो ये पॉइंट आपके समक्ष रख दिया जाता है ताकि आप इस पर ध्यान रखिए। चूंकि देखिए एजेंडा 2030 को ध्यान में रख करके ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे अपने आप में वैश्विक स्तर पर ये बहुत महत्वपूर्ण है एसडीजी, लेकिन एजेंडा 2030 के नजरिए से और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने संधारणीय विकास के लिए एजेंडा 2030 को अपनाया था। इसमें 17 एसडीजी शामिल हैं। यह
एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रयास कर रहा है। मानवीय सहायता और राहत की बात अगर करें तो यहां पर संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित विशिष्ट संस्थानों और पहलों की मदद से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। अब वो कौन से पहल होंगे, संस्था होंगे, उस पर ज्यादा ध्यान देना है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जब ये कोरोना महामारी आया, कोरोना के बाद जो है इस पर काफी प्रश्न उठे, ठीक है, WHO और इसके अध्यक्ष पे भी काफी प्रश्न उठा। यह भी कहा जाता रहा कि यह चीन का साथ दे रहा है। तो यहां पर इस तरह की स्थिति बनी, इसलिए इस संगठन के बारे में अच्छे से तैयार कीजिए। और विश्व खाद्य कार्यक्रम, समय के साथ जिस तरह से खाद्यान्न संकट दुनिया भर में बढ़ रहा है, भुखमरी की समस्या आ रही है, यह संस्था काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसके बारे में थोड़े से आपको स्टडी कर लेना है। चलिए अब एक प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन सही हैं? फिर से वही गब्बर पूछ रहा है, सांबा कितने आदमी थे, तो कितने कथन सही हैं? विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। ये सही बात है, शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किया गया था और 1945 ईस्वी में किया गया था। 1949 ईस्वी में भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। देखिए यह बात जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य था। क्या था? संस्थापक सदस्य। संस्थापक सदस्य कहने का क्या मतलब है? कोई भी संस्था शुरुआत से ही जब अपने कहते हैं कि मूर्त रूप में आती है, कानूनी अमली जामा पहनती है, तो जो भी स्टेक होल्डर रहते हैं, लोग शामिल होते हैं, वो संस्थापक सदस्य होते हैं, ठीक है। तो भारत इसमें शामिल था। 2015 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र ने संधारणीय विकास के लिए एजेंडा 2030 को अपनाया था। तो यहां पर ये बातें कही जा रही, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वह भी सही है। तो गलत कौन सा हुआ? ये एक स्टेटमेंट गलत हुआ और दो सही हो गया। कितने कथन सही है? तो दो कथन सही है, एक और दो कथन सही है, यानी कि ये केवल दो कथन, यानी कि बी विकल्प होगा, ठीक है। मामला समझ में आ गया? इस तरह का अगर विकल्प होगा तो कैसे आपको डील करना है उसके साथ। विश्व व्यापार संगठन, अभी मैं जब यूएनओ आपको पढ़ा रहा था तो मैंने WTO की बात किया था आपसे, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें काफी विवाद आज के समय चलता रहता है, क्योंकि आज के समय जो है वह कहा जाता है कि अब युद्ध का समय नहीं रहा है, अब जो है ट्रेड वार का समय आ गया है। युद्ध अलग तरीके से आज लड़ा जा रहा है। हालांकि आप देख रहे हैं परंपरागत युद्ध भी आजकल चल ही रहा है। रसिया और यूक्रेन के बीच देख ही रहे हैं, हमास इजराइल के बीच देख ही रहे हैं, मिडिल ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा ही, अफगानिस्तान में गृह युद्ध की समस्या बनी हुई है, इधर चाइना जो है ताइवान के साथ लगा रहता है हमेशा। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो निश्चित तौर पर कन्वेंशनल वार भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मॉडर्न एरा में ट्रेड वार का जमाना आ गया है। तो उस संदर्भ में WTO का महत्व और भी बढ़ जाता है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय में विवाद निपटान निकाय के एक फैसले के खिलाफ अपील की है, ठीक है। जाहिर सी बात है, अपील किया है तो यह फैसला भारत के अगेंस्ट आया होगा, तो भारत ने अपील कर दिया। इस फैसले में कहा गया था कि भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी समझौते के तहत अपने शून्य प्रशुल्क, यानी कि टैरिफ लगाने की बात आप जानते हैं ना, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, तो जीरो टैरिफ प्रतिबद्धता का उल्लंघन किया है। भारत पर यह आरोप था। भारत ने तर्क दिया है कि ITA पर हस्ताक्षर करते समय स्मार्टफोन जैसे उत्पाद मौजूद उसमें नहीं किया गया था, शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए भारत ऐसी वस्तुओं पर प्रशुल्क को समाप्त करने के लिए बाध्य नहीं है। अपीलीय निकाय WTO का सर्वोच्च न्यायकारी प्राधिकरण है और भारत ने वहीं पर अपील किया है। विश्व व्यापार संगठन के बारे में समझ लीजिए, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम तैयार करने वाला प्रमुख मंच है। स्थापना 1 जनवरी 1995 माराकेश समझौते के तहत। देखिए इससे अगर प्रश्न पूछा जाता है तो यह समझौता महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं वह 164 अभी तक हैं। मुख्यालय इसका कहां पर है? स्विट्जरलैंड में, जेनेवा में। WTO को जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी कि GATT के स्थान पर लाया गया था। अब चलिए इसके प्रमुख कार्य देख लेते हैं। व्यापार वार्ताओं को सुगम बनाना, यानी कि व्यापार करना है, द्विपक्षीय व्यापार हो, बहुपक्षीय व्यापार हो, ठीक है, वैश्विक व्यापार हो, तो वहां सुगमता किस तरह से बना रह सके, आसानी से व्यापार हो सके वैश्विक स्तर पर, इसको लेकर के काम करती है। व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी करना, यदि सही से जो समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, वह एग्रीमेंट सही से पालन नहीं किया गया तो उसको देखता भी है। वैश्विक व्यापार और आर्थिक नीति पर यह रिसर्च भी करता है, उससे आगे निकल करके संस्थाओं को, देशों को बताते भी रहता है, जानकारी देते रहता है। देशों के बीच यदि व्यापार के दौरान विवाद हो जाता है तो उसके निपटारा करने का भी यह काम इसके द्वारा, WTO के द्वारा किया जाता है। अब चलिए इस पर एक प्रश्न देखते हैं। यहां पर पूछा गया सही नहीं है, ठीक है।
विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1948 ईस्वी में माराकेच समझौते के तहत हुई थी। चलिए सबसे पहले पीछे चलिए और यहां जाकर के देख लीजिए। मैंने चूंकि आपको ये बताया भी था कि यह समझौता आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए माराकेच समझौता, इसलिए मैं यहां पर लाया कि आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नजरिए से। और स्थापना जो है 1995 में 1 जनवरी को हुआ था। तो यहां पर प्रश्न में क्या कहा गया आपसे, देखिए यहां क्या गया, स्थापना 1948 में माराकेच समझौते के तहत हुआ था। यह सही स्टेटमेंट है, यह गलत स्टेटमेंट है। क्यों? देखिए माराकेच समझौता के तहत तो हुआ था, लेकिन 1995 में, ना कि 1948 में। इस बात को ध्यान रखना है, यहां पर यह गलत हो गया। विश्व व्यापार संगठन को जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के स्थान पर लाया गया था, गेट के स्थान पर लाया गया था, हमने पढ़ा, यानी कि ये सही है। सही नहीं है, कितना सही है ये नहीं पूछा गया है, ये पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। सही नहीं कहने का मतलब डिकोड कीजिए, गलत है तो पहला वाला गलत है, यहां पर ए इसका सही विकल्प हो गया, गलत केवल एक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, पश्चिम एशिया की बात करते हैं। पश्चिम एशिया में क्या हुआ था, मई 2023 में बड़ा अपडेट क्या है, सऊदी अरब, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, ये जो 4 देश हैं, इसके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की एक विशेष बैठक हुई थी और उसकी मेजबानी किसने किया था, सऊदी अरब ने। अब इसे जो है क्वाड 2 कहा जाने लगा है, क्वाड 2। अब क्वाड 2, अभी देखिए इसे एक तरह से कह सकते हैं औपचारिक तौर पर कहा जाता है। तो क्वाड 1 क्या है, इसे I2U2 के रूप में जाना जाता है। इसमें जो आता है I2U2, अब I2U2 की चर्चा भी हम कर ही लेते हैं। देखिए इस बैठक का उद्देश्य सबसे पहले समझ लेते हैं। इन 4 देशों में साझा विजन को आगे बढ़ाना है। अब ये विजन क्या है, तो सुरक्षित और समृद्ध पश्चिम एशिया के निर्माण पर केंद्रित करना है। और क्वाड 2 की जो बात मैंने कहा, तो क्वाड 2 इसे कहा गया, लेकिन क्वाड 1 उससे पहले क्या होगा, तो भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जो 4 देश हैं। देखिए ये जो I2U2 की यहां पर बात की गई है, ये शब्द पर ध्यान दीजिए, एक नया टर्म आ गया है। तो इसमें इंडिया और इजराइल है, और यहां पर जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की बात की गई है। तो ये 4 देश मिलकर के ये शब्द जो है वह गढ़ा गया है। तो जिस तरह से ये कहा गया I2U2, तो वहां पर अब ये बात कही जा रही है कि यह जो मुद्दा अब हो सकता है आगे चल के, यह क्वाड 2 के रूप में सामने आ सकता है, यही बात किया गया है। अब जरा यहां पर इस पॉइंट को हम देख लेते हैं, क्योंकि जब हम I2U2 की चर्चा करते हैं तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके विषय में भी थोड़ा सा देखिए। इसकी उत्पत्ति जो है अक्टूबर 2021 में अब्राहम समझौते से हुआ था। अब्राहम समझौता आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इस मंच को समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और परिवहन से संबंधित मुद्दे से निपटने के लिए तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, परस्पर साझा हितों के क्षेत्रों पर चर्चा करना, व्यापार और निवेश में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना। सहयोग के क्षेत्र की बात करें तो 6 क्षेत्रकों की पहचान की गई है, जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। ये 6 क्षेत्रक हैं जहां पर सहयोग को लेकर के I2U2 के देशों के बीच बात हुआ है। तो यहां पर 2 टॉपिक आपने एक साथ देख लीजिए, कवर कर लिया आपने। एक तो आपने देख लिया कि सऊदी अरब में जो सुरक्षा सलाहकार 4 देशों के हैं उनके बीच वार्ता हुई है, और ये ठीक कुछ वैसा ही होने जा रहा है जो कि I2U2 में हुआ था। ठीक है, अब इसको लेकर के आप एक कह सकते हैं कि इकट्ठे एक प्रश्न तैयार कर दिया गया है। प्रश्न देखिए, कौन सा सही है यह कहा गया है। I2U2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत, इजराइल, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिलकर 2021 में I2U2 की स्थापना की थी, यह बात आपसे पूछा गया। देखिए यह बात सही है कि स्थापना किया गया था इन चारों के द्वारा, और 2021 के अक्टूबर महीने में अब्राहम समझौता, जो मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, अब्राहम समझौता, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये स्टेटमेंट जो है वह आपका यहां पर सही हो गया। समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और वैश्विक शांति को बनाए रखना I2U2 का मुख्य उद्देश्य है। तो जाहिर सी बात है यह भी सही है, हमने पढ़ा है। तो सी विकल्प, क्योंकि दोनों सही है तो 1 और 2 सी में है, तो दोनों सही हो गया, सी विकल्प हो गया। अब यहां पर भारत और प्रशांत द्वीपीय देश की बात करते हैं। यह 5वां टॉपिक है और यह उस वक्त चर्चा में काफी रहा था, मई 2023 में। ठीक है, देखिए भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के 3रे शिखर सम्मेलन का आयोजन पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट
मोरेस्बी में किया गया था। कई बार जो है प्लेसेस इन द न्यूज जो है वह यूपीएससी पूछ लेती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये छोटे छोटे जो द्वीपीय देश होते हैं वह आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर शिखर सम्मेलन की बात की गई। शिखर सम्मेलन कहने का तात्पर्य हुआ कि जिस भी देश के राष्ट्राध्यक्ष होंगे यानी कि शीर्ष नेतृत्व, वो आपस में मिल बैठ करके बातें करते हैं विभिन्न मुद्दों पर। शिखर सम्मेलन का यही तात्पर्य हुआ। तो तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ। अब किसके किसके बीच हुआ, ध्यान देना है। भारत, एक पक्ष तो यहां पर भारत है और दूसरे पक्ष में कई देश आ जाएगा, जिसमें उस देश का नाम दे दिया प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच। ठीक है, ये तो यहां पर देखिए कई सारे कंट्री आपको नजर आ रहा है। ये पापुआ न्यू गिनी है, यहां पर ये हुआ था पोर्ट मोरेस्बी में, जो इसकी राजधानी भी है, यहीं पर यह सम्मेलन संपन्न हुआ। तो यहां पर इसको लेकर के कुछ चर्चा कर लेते हैं कि भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच क्या है। गठन 2014 में हुआ। भारत और 14 प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग के लिए यह विकसित किया गया था। ये जो आपको कंट्री दिख रहे होंगे, छोटे छोटे द्वीपीय कंट्री हैं, इनके बीच यह समझौता हुआ। 14 द्वीपीय देश जो हैं, इन पर एक नजर डाल लीजिए। यूपीएससी आपसे ये आंकड़ा नहीं पूछने वाली है कि कितने देश हैं, कौन कौन से नाम है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि एक दो जो पॉपुलर नाम इसमें से हो वह आपसे पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के आपको लेकिन फिर भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कौन सा नाम पूछा जा सकता है ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। देखिए अगर प्रश्न बनता है किस तरह का, देखिए उपर्युक्त में से कितने देश भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के सदस्य हैं। अब यहां पर कौन कौन से देश हैं, देखिए फिजी की बात करेंगे तो फिजी इसमें है, पलाऊ भी है। तीसरा अगर बात करेंगे तो हंगरी नहीं है इसमें, सोलोमन आइसलैंड इसमें शामिल है, मालदीव इसमें शामिल नहीं है, किरिबाती फिर इसमें शामिल है। यानी कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो 4 देश इसमें शामिल हैं। तो विकल्प में दिया हुआ है सी में केवल 4, इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो है सी हो जाएगा। आप चाहें तो पीछे लिस्ट जा करके फिर वहां से मैच कर लेंगे तो आप देखेंगे कहीं भी इसमें हंगरी का नाम आपको नहीं दिखेगा और कहीं भी इसमें आपको मालदीव का नाम नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं, चलते हैं। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी कि एफ्टा की बात करते हैं। इसके बीच व्यापार समझौता जो हुआ, ट्रेड एग्रीमेंट, उसको लेकर के चर्चा करते हैं। चर्चा में क्यों, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एफ्टा देशों के प्रतिनिधियों के साथ एक व्यापक व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता संपन्न करने की दिशा में बढ़ाने के लिए जो तौर तरीका वगैरह हो सकता है उसको लेकर के चर्चा किया, राय मशविरा किया। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ की बात करते हैं। इसमें आइसलैंड, लिंक्सटेनस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड ये शामिल देश हैं। मुक्त व्यापार को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। एफ्टा के बारे में ये बातें कही जा रही है। अब यहां पर एक अहम फैक्ट क्या है, ये जो एफ्टा होगा ये यूरोपीय संघ यानी कि ईयू का हिस्सा नहीं है। गलती से ये नहीं समझ लेना है। इस समूह को ऐसे देशों के एक विकल्प के रूप में स्थापित किया गया था जो यूरोपीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते। तो ऐसे देशों का यह संगठन रहा और भारत ने इसके साथ जो है 9वां सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार किया है। भारत इसका सबसे बड़ा 9वां व्यापारिक भागीदार राष्ट्र बन गया है। यहां पर एक प्रश्न देखते हैं, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन आपसे पूछा गया है, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, यूरोपीय संघ ईयू का हिस्सा है। मैंने पहले भी बताया था कि ये ऐसे देशों का संगठन है जो यूरोपीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे, तो ये गलत हो गया। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में लिंक्सटाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड समेत कुल 4 देश शामिल हैं। तो यहां पर आप एक बार देख लीजिए कि कौन कौन से हैं। आइसलैंड हो गया, लिंक्सटाइन हो गया, नॉर्वे हो गया और स्विट्जरलैंड हो गया। तो यहां पर बताया गया है कि आपको 4 देश है, तो ये जो है स्टेटमेंट सभी सही हो गया। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ केवल यूरोपीय देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है, यहां पर आपको ये कहा गया। और ये जो है आप देखेंगे तो ये यहां पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, और स्टेटमेंट जो सही है वह दूसरा है, यानी कि बी विकल्प इसका सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वें टॉपिक पे आ जाते हैं। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जलवायु के लिए अभिनव वित्त सुविधा की बात की गई है। चर्चा में क्यों रहा, एशियाई विकास बैंक की बात की गई। एशियाई डेवलपमेंट बैंक से संदर्भित यह मुद्दा है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जलवायु के लिए अभिनव वित्त सुविधा की घोषणा की गई है। यह मुद्दा जो है जलवायु से है। क्लाइमेट चेंज आजकल लगातार चर्चा में चल रहा है, इसीलिए आपको इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग, ये दोनों टॉपिक हमेशा ही चर्चा में रहता है
और यहां पर यूपीएससी की नजर पड़ सकती है, तो आपको ध्यान में रखना है इसे। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जलवायु के लिए जो अभिनव वित्त सुविधा है, इस पर एक नजर डालते हैं। आईएफ कैप एक बहुदाता वित्त पोषण साझेदारी सुविधा है। उद्देश्य इसका क्या रखा गया, तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र, ध्यान रखना है, एशिया की बात की गई और प्रशांत महासागर की बात की गई। तो प्रशांत क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से जो हो रहा है उससे निपटने के लिए जाहिर सी बात है वित्त की आवश्यकता होगी, धन की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए तुरंत काम किया जा सके, धन इकट्ठा किया जा सके, उसके वित्त पोषण को बढ़ाने के लिए यह काम करता है। यह एशियाई विकास बैंक का एक प्रमुख कार्यक्रम हो गया है। इस कार्यक्रम के शुरुआती साझेदार देशों में अगर देखें तो डेनमार्क, जापान, कोरिया गणराज्य, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल है। ठीक है, पहली बार किसी बहुपक्षीय विकास बैंक ने इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया है। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट मुद्दे देखिए, ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन चर्चा में रहा है, अहम है। तो यूपीएससी संभव है कि वह सोच के चले कि आप इस छोटे पॉइंट को नहीं पढ़ेंगे, छोटे टॉपिक पर आपकी नजर नहीं जाएगी और वहीं से प्रश्न आ सकता है। इसलिए तैयार करके जाइए ताकि प्रश्न आए तो आप उसके लिए तैयार रहें। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जलवायु के लिए अभिनव वित्त सुविधा की घोषणा किस संस्था द्वारा किया गया? हमने अभी पढ़ा है कि एशियाई विकास बैंक के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां, और यह भी छोटा टॉपिक है लेकिन जरूरी है भारत के लिहाज से, विश्व बैंक का अध्यक्ष। अब यहां पर वर्ल्ड बैंक की चर्चा की गई है, तो सबसे पहले तो आप वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और फिर आगे कहा गया कि अजय बंगा को विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये मई 2023 की बात है, ध्यान रखना है। इस पद पर नियुक्त होने वाले ये पहले भारतीय अमेरिकी हैं। ठीक है, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। ठीक है, इनकी चर्चा की गई, इसीलिए जरूरी हो सकता है प्रमुख बिंदु। विश्व बैंक के अध्यक्ष का चयन एक खुली, योग्यता आधारित और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। इस पद के उम्मीदवारों को विश्व बैंक के सदस्य देशों का नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवारों को कई शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है। इन शर्तों में उपलब्धियों का एक प्रमाणिक ट्रैक रिकॉर्ड, बड़े संगठनों के प्रबंधन का अनुभव आदि ये शामिल है। उम्मीदवारों का नामांकन कार्यकारी निदेशकों द्वारा या अपने कार्यकारी निदेशकों के माध्यम से गवर्नर्स द्वारा किया जाना चाहिए। विश्व बैंक का अध्यक्ष जो होगा वह अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी कि आईबीआरडी तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए के कार्यकारी निदेशक मंडल का पदेन अध्यक्ष भी ये होता है। अब चूंकि यहाँ पर भारतीय मूल के व्यक्ति का चयन हुआ है तो जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट इस लिहाज से हो जाएगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछा गया है कौन सा सही है। ठीक है, इस पद के उम्मीदवार के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश का नागरिक होना अनिवार्य है। इस तरह की बातें नहीं कही गई है तो जाहिर सी बात है यहां पर यह गलत हो जाएगा। विश्व बैंक का अध्यक्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि आईडीए के कार्यकारी निदेशक मंडल का पदेन अध्यक्ष होता है। निश्चित तौर पर हमने इसकी चर्चा कर ली है, तो यह सही स्टेटमेंट हो गया। यानी कि पूछा गया कौन सा सही है तो केवल 2 सही है, तो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। यह सब छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन जरूरी हो सकता है। वाशिंगटन घोषणा पत्र, और वाशिंगटन घोषणा पत्र की जब बात करेंगे तो इसमें एक तो अमेरिका को हम चर्चा में लाएंगे, दूसरा जो है हम कोरिया प्रायद्वीप की चर्चा करेंगे। और कोरिया प्रायद्वीप की जब चर्चा करेंगे तो साउथ कोरिया की बात करेंगे, लेकिन ध्यान में नॉर्थ कोरिया को भी रखना है। किस तरह से मुद्दा आगे बढ़ेगा देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, साउथ कोरिया, ये दो जो हैं इसके स्टेक होल्डर हैं। इस दोनों के बीच में ही ये घोषणा पत्र आया था। द्विपक्षीय संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर दोनों पक्षों ने वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। प्रमुख बिंदु क्या क्या है? इस घोषणा में कोरियाई प्रायद्वीप क्षेत्र में न्यूक्लियर डिटेंशन नीति की वकालत की गई है। ठीक है, इस नीति का उद्देश्य क्या है? उत्तर कोरिया के खिलाफ शक्ति समीकरणों को संतुलित करना। ये जो उत्तर कोरिया है, किम जोंग उन यहाँ का तानाशाह शासक है, ये लगातार क्या करता है? बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह या अन्य तरह के मिसाइल का भी परीक्षण करते रहता है। कभी ये साउथ कोरिया के ऊपर से निकाल देता है तो कभी जापान के ऊपर से निकाल देता है, और कुल मिलाकर के ये अमेरिका को चुनौती देते रहता है। चीन और रूस के पाले में रहता है। इसको ध्यान में रखते हुए शक्ति का संतुलित करने का जो सिद्धांत है इसको आगे लाते हुए वाशिंगटन समझौते की बात की गई थी। वाशिंगटन घोषणा पत्र क्या है? कोरियाई प्रायद्वीप में एक अमेरिकी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी तैनात की जाएगी। यहां यह बात कह दिया गया अमेरिका साउथ कोरिया की न्यूक्लियर डिटेंशन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। यहां पर एक अहम बात यह कहा गया इस घोषणा पत्र के द्वारा कि साउथ कोरिया स्वयं की स्वतंत्र परमाणु क्षमताओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा। यानी कि अमेरिका जो है वही इसे कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देने की बात कर रहा है।
है। चलिए अब इस टॉपिक पर एक प्रश्न देखते हैं। वाशिंगटन घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहां पर सही नहीं है यह आपसे पूछा गया है। न्यूक्लियर डिटेंशन नीति को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर कोरिया ने वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। ध्यान से आपको देखना है कि मैंने कहा था कि आप शब्द पर ध्यान दीजिएगा, जो भी स्टेक होल्डर है उसको समझिए। यहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका तो इसमें है, लेकिन उत्तर कोरिया नहीं है, बल्कि यहां पर कौन सा है? दक्षिण कोरिया है। तो यह जो है स्टेटमेंट गलत यहां पर हो जाएगा। देखिए अब तेजी से पढ़ते हुए निकल जाते हैं और गलत को आप सही कर लेते। तो यहां पर यह था, इस घोषणा पत्र के तहत कोरियाई प्रायद्वीप में एक अमेरिकी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी तैनात की जाएगी। हमने बात किया है, ये सही है, ठीक है। उसके अलावा इस घोषणा पत्र के तहत साउथ कोरिया, ध्यान देना, साउथ कोरिया स्वयं की स्वतंत्र परमाणु क्षमताओं का विकास कर सकता है। ये बात जो है इसमें शामिल नहीं किया गया है। कहा गया है कि वह स्वतंत्र रूप से परमाणु क्षमताओं का विकास नहीं कर सकता है। तो सही नहीं है। तो पहला और तीसरा दोनों ही सही नहीं है, डी विकल्प में यह है, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए अब आखिरी टॉपिक पर चलते हैं, इस मई 2023 के जो करंट अफेयर्स है उसको लेकर के। सिल्क वर्म ईटिंग स्ट्रेटेजी, अब अपने आप में एक स्ट्रेटेजी है। अब इसको ऐसे कुछ समझ लीजिए कि आपने कीड़े देखे होंगे, कीट। तो कीट क्या होता है? पत्ता पर लगा रहता है और धीरे धीरे क्या करता है? उस पत्ता को खाते जाता है, उसको क्षति करते जाता है, कई बार फसल वगैरह की क्षति ये करता है। वह एक स्ट्रेटेजी भी होता है, इंटरनेशनल रिलेशन में इसको कहा जाता है। क्या है जरा इसको देखिए। सिल्क वर्म ईटिंग नामक चीनी विचारधारा को ताइवान में नियमित घुसपैठ के रूप में देखा जा रहा है। देखिए यहां पर जो ये कंट्री आपको देख रहा होगा, इसका नाम है ताइवान। पहले क्या था? इसी को चीन माना जाता था। अमेरिका ने पहले इसी को चीन के रूप में मानता दिया था, हालांकि भारत ने कभी भी चीन के रूप में इसको मानता नहीं दिया था, ठीक है। अब फिर समय के साथ क्या हुआ? चीन यह कंट्री हुआ, इसको मान्यता दे दिया गया अमेरिका के द्वारा, है ना, वैश्विक स्तर पर। लेकिन ये जो ताइवान है, तो वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना कहता है कि ये हमारा ही हिस्सा है, यहाँ हमारे लोग ही, उपद्रवी लोग यहाँ भाग गए थे और इस जगह को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर लिया। तो ये मुद्दा लगातार चलता रहा है और चाइना जो है कहता है कि हम ताइवान को अपने हिस्से में मिला करके रहेंगे। इसी चीज को करने के लिए चीनी विचारधारा के तहत एक काम किया जाता है, उसको सिल्क वर्म ईटिंग कहते हैं। दरअसल ये एक पॉलिसी है, इस पॉलिसी के तहत जो है क्रमित अतिक्रमण किया जाता है, यानी कि कोई देश है उसके छोटे छोटे भूभाग में पहले आप घुसपैठ करते रहिए और छोटे छोटे भूभाग में घुसपैठ करके बड़े युद्ध की तैयारी कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि वह देश जो है वह बड़े युद्ध के लिए तैयार नहीं हो पाएगा, दूसरा आपको वक्त मिल जाएगा रणनीति बनाने का, और इससे एक बात यह भी होता है कि बड़ा युद्ध कई बार टल भी जाता है और जो लक्ष्य आप हासिल करना चाहते हैं समय के साथ वह लक्ष्य हासिल भी कर लेते हैं। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इस तरह की चीजें काफी चलता है। देखिए पश्चिमी देशों की एक अवधारणा है सलामी स्लाइसिंग, इसी का जो है चीनी संस्करण इसे कहा जाता है। छोटे छोटे सैन्य ऑपरेशन के जरिए यह कहा जाता है। सबसे पहले इस शब्द का जो उपयोग था हंगरी के एक कम्युनिस्ट लीडर थे जिनका नाम है मत्स्य राकोसी, उन्होंने किया था। उसके बाद ये स्ट्रेटेजी काफी चर्चा में आने लगा। चर्चा में रहा सिल्क वर्म ईटिंग का संदर्भ किससे है? यहां पर 4 विकल्प दिया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में जनजातीय द्वारा, अब देखिए जैसे ही पहाड़ी क्षेत्र जनजाति की चर्चा आ गई, जाहिर सी बात ये नहीं है। अत्यधिक सर्द क्षेत्रों में पाए जाने वाली भेड़ की एक प्रजाति नहीं है। अमेरिकी रक्षा एजेंसी पर साइबर अटैक नहीं है, ठीक है। किसी देश द्वारा बार बार अतिक्रमण के जरिए दूसरे देश के राज्य क्षेत्र में घुसपैठ करना, तो जाहिर सी बात है यही कहा गया है, यही होगा। तो कुल मिला के कई बार क्या होता है यूपीएससी ना जो टर्म पूछ लेती है कि कोई टर्म अगर अखबार में चर्चा में रहे तो यूपीएससी का आप देखते होंगे नेचर कि वो कहती है कि हाल के समय में अखबार में चर्चा में रहे इस शब्द का संबंध, और फिर वहां से प्रश्न की शुरुआत कर लेती है। तो ऐसे शब्द पे आपको ध्यान देना है कि कोई समझौता नया नया हुआ हो, उस समझौते पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। खास करके ये देखना है कि यदि समझौता हुआ है तो उसका उद्देश्य क्या है और उस समझौता में कौन कौन सा देश या संगठन शामिल है। ये 2 बातें आप देखिए। ईस्वी वगैरह बहुत ज्यादा यूपीएससी नहीं पूछती है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने मई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जो करंट अफेयर्स का मुद्दा हो सकता था वो सभी पर चर्चा कर लिया है, छोटे बड़े सारे मुद्दे शामिल हो गए। अब जो तीसरा लेक्चर लेकर के आऊंगा वह जून 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से करंट अफेयर्स का मुद्दा होगा उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। आपको और भी कोई टॉपिक लगता है कि उस पर चर्चा किया जाना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अब अगले लेक्चर में हम जून 2023 अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।